क्या आप लोग भी सेल्स और ऑर्गेनेलीज को लेके परेशान हैं एंड आपको भी नहीं पता कि आपके एनडीए और सीडीएस में जो आपका सेल्स का चैप्टर आने वाला है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे कर कर उसको आप डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में आपका डिस्कस करने वाले हैं सेल्स एंड उसकी ऑर्गेनेलीज को। ये आपकी 4 पार्ट की सीरीज़ होने वाली है जिसमें आपकी हम सेल की थ्योरी जो होती है, आपके सेल की वर्किंग जो होती है, आपके प्रोटोप्लाज्म की जो वर्किंग होती है, हम पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की पहली क्लास होने वाली है हमारी जिसमें हम सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस करेंगे। एंड आगे आने वाली जो हमारी बाकी की 3 क्लासेस हैं उसमें हम टिश्यूज़ की वर्किंग, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड जो हमारे प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबके माइंड में यही आएगा कि आखिर सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल जो होता है आपका, सेल एक छोटी सी चीज़ होती है वैसे तो, इट्स अ स्मॉल थिंग। लेकिन वो जो होता है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है आपके पास, जो एनडी और सीडीएस में है आपका। सेल बहुत छोटी चीज़ है खुद में बट उसका सिलेबस बहुत बिग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली बात कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है आपका, या आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट होती है। डैट मीन्स कि जो हमारी हेरिडिटी यूनिट होती है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिनको जोड़ जोड़ कर हम बने हैं। एक एक सेल जब जुड़ता चला है तो हमारे टिश्यूज़ बने हैं, जब टिश्यूज़ जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, एंड जब ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल जो होता है हमारा, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, जैसे एक घर आपका बनता है। ठीक है, घर में आपकी ईंट लगती है, तो ईंट जो है ये आपके घर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, यानी कि एक ढांचा प्रोवाइड कर रही है। साथ ही में ये फंक्शन सर्व करती है, क्या करती है कि अगर तेज़ हवा चलेगी या भूकंप आएगा तो ये हमारे घर को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसी तरह जो सेल होता है ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। क्यों? क्योंकि ये हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और साथ ही में हर एक सेल जो होता है, हर एक सेल, एवरी सेल वो काम करता है। हर एक सेल के अंदर अपना पूरी की पूरी दुनिया होती है जिसमें उसका काम चलता है। हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, और ये हमारी हेरिडिटी यूनिट भी होती है, यानी कि जो हमारी हेरिडिटी यानी हमारे जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, वो भी हमारे सेल्स के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं सेल्स के थ्रू, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यही चीज़ देखो, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मतलब कि हमारी मसल्स, हमारा ब्लड, हमारे ऑर्गन्स, सारे के सारे जो हैं वो हमारे सेल्स के मिलके ही बने होते हैं। देन ये फंक्शनल यूनिट होती है। हर एक सेल का अपना एक फंक्शन होता है। जो हमारे रेस्पिरेशन में हमारे सेल्स यूज़ हो रहे हैं उनका अलग फंक्शन होता है, जो डाइजेशन में हमारे यूज़ हो रहे हैं उनका अलग होता है। सिमिलरली जो एक्सक्रीशन में हमारी प्रोसेस में सेल्स यूज़ हो रहे हैं उनका जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। और ये जो तीनों की तीनों हमारी लाइफ प्रोसेसेस है, यानी कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी की तो ये मेंटेन करते ही करते हैं, साथ में ये सारी की सारी जो हमारी फंक्शंस हैं, ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये एक सेल के अंदर अपने आप में भी हो रही होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो सेल होता है ये अपने आप में ही एक दुनिया होता है, इसके अंदर सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस हो रही होती हैं। देन जेनेटिक यूनिट का मतलब यही है कि डीएनए ये स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो ये आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, एवरी लिविंग थिंग भले ही वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमंस हो, सारे के सारे सेल से मिलके ही बने होते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो अराउंड 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी होती है। तो अगर अगली बार कभी दिमाग में ये ख्याल आए ना, या अकेला अकेला सा लगे, ऐसा लगे कि मेरे साथ दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिक्र मत करना, तुम्हारे ये 37 ट्रिलियन सेल्स जो हैं ये तुम्हारे साथ हैं हमेशा। और ये दिन रात बिना थके काम कर रहे हैं ताकि तुम जिंदा रह सको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो होती है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि भाई सेल्स आखिर है क्या। ठीक है, ये हमारे को दी थी आपके स्वॉन और स्लाइडर ने। जो ये एक बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का पेयर था, इन लोगों ने 1838 से 1839 में ये स्टडी करा, एंड देन इन्होंने हमारे को सेल थ्योरी दी। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है, ये ओरिजिनल थ्योरी आपकी क्या थी, ये बोलते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता है, ये हम बेसिस लेके चलते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, भले ही वो आपका
अमीबा हो या फिर आपका बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, और हमारे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा सेल से ही बना है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी, कि सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हम लोगों को भी पता है, ये अभी भी हम अपनी जो सेल की डेफिनेशन है उसमें यही पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है जो सेल होता है हमारा। इसके बाद 1955 में ये जो थ्योरी थी, ये रूडोल्फ ने आके आपकी थोड़ी सी मॉडिफाई करी। इसने इसमें एक चीज़ और ऐड करी। इसने क्या ऐड करा कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो नए सेल है वो पुराने सेल से ही बनते हैं। ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि ऑल सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी कि नया सेल अपने आप में कोई भी नहीं बन रहा है, पुराने सेल से ही हमेशा आपके नए सेल जो हैं ये आपके बनते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, देखो, एक सेल होता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो इससे दो सेल बनते हैं, फिर इन, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो जब हमारा एक सेल जो होता है, ठीक है, जो हमारा एक सेल डिवाइड करता है तो उससे हमारे दो सेल बनते हैं, फिर जब ये डिवाइड करता है तो इससे हमारे आगे इन दो के चार बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनका सेल डिवीजन हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल है, यानी कि दो के चार हो गए, चार के आठ हो गए, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, डबल 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 होता चला जा रहा है। ठीक है, 4+4 8 होता है, 2+2 4 होता है। ठीक है, तो जो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए हर सेल जो इस समय आपका एग्जिस्टिंग में है वो किसी ना किसी पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपका आया होगा, उसी से बना होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी के बेसिस पे हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई करा जाता है। ठीक है, पहले होते हैं आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है और वही सेल जो है वो सारे लाइफ फंक्शंस को करता है। ठीक है, उनको परफॉर्म करता है, उसमें कोई भी आपकी मल्टीपल ऑर्गन्स नहीं होंगे, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग नहीं होगा, उसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग नहीं होगा, उसका सब कुछ वो एक ही सेल के अंदर ही चल रहा है। तो ये वाले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और यूग्लिना। ठीक है, देन इसके बाद में क्या होता है आपका, इसके बाद में आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जिनमें आपके मेनी सेल्स होते हैं, यानी कि उसमें नंबर जो होता है आपके सेल्स का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंगई होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो सिंगल सेल होता है हमारा, ये जुड़ जुड़ के आपका टिश्यू फॉर्मेशन करता है, टिश्यूज़ मिलकर आपके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ऑर्गन्स मिलकर आपके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि हर सेल का, हर टिश्यू का एक अलग फंक्शन होता है जिसकी वजह से उन पर्टिकुलर ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम्स में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास में सेल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स। ठीक है, ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ये आपके जो एमसीक्यूज होते हैं एग्जाम में उनमें पूछी जाती हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो आपका माइक्रोप्लाज्म होता है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा ह्यूमन नर्व का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, दिस इज 0.1 माइक्रोन। ठीक है, देन जो आपका लार्जेस्ट एनिमल सेल होता है वो आपके ऑस्ट्रिच एग का होता है, जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना, वो आपका लार्जेस्ट एनिमल सेल होता है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का अंतर है, लार्जेस्ट माने बड़ा, लॉन्गेस्ट माने लंबा। ठीक है, देन लार्जेस्ट प्लांट सेल, यानी कि प्लांट का सबसे बड़ा सेल जो होता है आपका वो एसिडोबुलेरिया होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जो अभी हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, जो सेल थ्योरी है आपकी, ये आपकी वायरस पे अप्लाई नहीं होती। जो हमारे वायरसेस होते हैं तो सेल थ्योरी आपकी वायरसेस पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात है आपकी, जो सेल होते हैं हमारे, सेल का शेप हमारा किस किस टाइप का होता है। तो ये जो शेप्स हैं ये भी कई बार पूछ ली जाती है कि भाई कॉनकेव आपका सेल कौन सा है, या फिर आपका अमीबॉइड सेल कौन सा होता है, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना। जो आरबीसीज होते हैं हमारे, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपके बाई कॉनकेव होते हैं, डिस्क लाइक।
ठीक है, जब हम टिश्यूज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे तो तब हम इनके बारे में भी आपका आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ इसकी शेप्स के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आरबीसीज होते हैं आपके, ये बाइकॉनकेव होते हैं, यानी कि ये डिस्क स्ट्रक्चर होते हैं, बाइकॉनकेव होता है। इसके बीच में एक डिप होता है जिसकी वजह से इसको बाइकॉनकेव बोला जाता है। नर्व सेल्स जो होते हैं हमारे, ये लॉन्ग होते हैं एंड इनसे आपकी ब्रांचेज निकल रही होती हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं, ये यहाँ से एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं और ये लंबे होते हैं। ठीक है, देन जो हमारे WBCs होते हैं ये अमीबॉइड होते हैं। अमीबॉइड यानी जो अमीबा होता है उसका कोई शेप नहीं होता, तो इसलिए जो हमारे WBCs है उनका भी कोई शेप नहीं होता, इसलिए उसे अमीबॉइड बोलते हैं। ठीक है, देन जो हमारे मसल सेल्स जो होते हैं ये स्प्लिंडल शेप के होते हैं, यानी कि ये आपके ऐसे थोड़े स्प्लिंडल लंबे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे थोड़े स्प्लिंडल शेप के होते हैं, ऐसे फैले वैसे होते हैं। ठीक है, देन जो हमारी जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स जो होती हैं ये आपकी प्लांट्स में होती हैं, जो कि क्या ट्रांसफ़र करती हैं, आपके पानी को ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, ये आपके ट्यूब्यूलर होती हैं। ट्यूब्यूलर यानी कि ऐसे ट्यूब लाइक होती हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉ होती है हमारी वैसे ट्यूब लाइक होती है। तो जो शेप होती है ना आपकी किसी भी सेल की, वो हमेशा हमेशा उसके फंक्शन से लिंक्ड होती है। जो हमारे WBCs होते हैं ये अमीबॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि इनको जो हमारी कैपिलरीज की वॉल होती है उससे ऐसे ऊज आउट करके बाहर आना होता है, ताकि यहाँ पे अगर किसी ने इन्फेक्ट करा हुआ है तो इसके अराउंड इसके अराउंड इसको सराउंड करके इसको इनगल्फ कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये अमीबॉइड शेप के होते हैं। जाइलम वेसल्स जो होती हैं इनको आपका पानी ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए ये ट्यूब्यूलर शेप की होती है, आपके ऐसे लंबे शेप की होती है। ठीक है, जिससे कि स्ट्रॉ की तरह इससे आपका जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींच सके। तो हमेशा जो आपकी शेप होती है आपके सेल की, वो हमेशा उसके फंक्शन से ही लिंक्ड होती है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में कि सेल्स को अब डिस्कवर होने में इतनी लेट क्यों लगी। भाई सेल्स तो हमेशा से ही है हमारे ह्यूमंस के अंदर, तभी तो हम लोग बने हैं। अगर सेल्स नहीं होते तो हम लोग कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इतनी देर क्यों लगी इसको करने में, इतनी देर में हमको क्यों पता चला कि भाई हम लोग जो हैं वो सेल से बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है कि भाई साइज़ का लिमिटेशन था, एज इन कि जो सेल्स होते हैं हमारे के माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके 1 से 100 माइक्रोमीटर्स या माइक्रॉन्स के होते हैं। ठीक है, और जो नेकेड ह्यूमन आए हैं, यानी कि बिना चश्मे के, बिना आपके लेंस के, बिना आपके माइक्रोस्कोप के, जो हम लोग सिर्फ 200 माइक्रोमीटर के आसपास की ही चीज़ें देख सकते हैं, उससे बड़ी चीज़ें हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस वजह से किसी को पता ही नहीं चला, जब तक हमारे पास में लेंसेज नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब तक हमें पता ही नहीं चल पाया कि भाई असलियत में किस चीज़ से बने हैं हम लोग। ठीक है, साइंटिफिक टूल लैग था बिफोर 1660s जो था, 1600s में जो था, उस समय कोई लेंस नहीं होता था, माइक्रोस्कोप नहीं होता था, ऑप्टिक नॉलेज नहीं थी। ऑप्टिक नॉलेज मतलब कि भाई हमारे लेंसेज कैसे काम करते हैं, जो भी हमारे ऑप्टिकल्स होते हैं जिससे हमें चीज़ें दिखती हैं, डिटेल में दिखती हैं, वो किस तरह से काम करता है। स्ट्रेनिंग टेक्निक्स नहीं थी, मतलब कि जो सेल्स हैं उनको स्ट्रेन करने की, मतलब कि उनको कलर करने की कोई टेक्निक नहीं थी। और लाइट मैनिपुलेशन सिस्टम भी नहीं था कि भाई ये मेरा जो सेल है इसके थ्रू अगर मैं यहाँ से लाइट पास करूँ तो मुझे ये सेल जो है ब्राइट कलर का दिखेगा और मुझे इसको देखने में आसानी होगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो सेल्स थे ये इनविजिबल रहे, हमारी आंखों के सामने थे, हमारी बॉडी के अंदर थे, फिर भी हमें नहीं पता था कि भाई हम बने ही सेल से हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक क्यों, क्योंकि साइंटिफिक टूल्स नहीं थे, साइज लिमिटेशन था। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें अभी भी हमारे आसपास ऐसी होंगी जो हमें पता ही नहीं होंगी, जो कि वेट कर रही हैं डिस्कवर होने के लिए, लेकिन हमारे पास राइट टूल्स नहीं हैं उसके लिए, राइट स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग उसके लिए नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे इसी के आपके सेल के डिस्कवरी के थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट की। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर करे थे वो रॉबर्ट हुक ने करे थे। ठीक है, और जो हुक था इसने ना बाय मिस्टेक आपके एक्सीडेंटली इसने वो कर दिए थे, डिस्कवर कर दिए थे। उनका कोई ऐसे मतलब उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे सेल हो सकते हैं, या उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं सेल को डिस्कवर करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक छोटा सा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उनके पास में, उन्होंने बनाया था वो। ठीक है, इट इज़ 1655 से 1665 की ये स्टोरी है। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि जो कॉर्क होती है ना, कॉर्क जैसे जो वाइन या शैम्पेन की बॉटल के ऊपर लगी रहती है ऐसे कॉर्क, वो जो होती है आपकी वो डेड होती है। ठीक है,
जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट का ट्रंक होता है वो डेड ट्रंक से मिलके बनी होती है वो, ठीक है। वहाँ से उसको निकाला जाता है, वो लिविंग नहीं होती, वो एक टाइम पे लिविंग थी बट वो अब लिविंग नहीं है, इसलिए वो डेड होती है, ठीक है। तो उन्होंने उसको ऐसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उनको वहाँ पे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे। बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स ऐसे देखो, ये जो डायग्राम था ये आपका हुक ने दिया था, ये डायग्राम आपका हुक ने दिया था सेल्स का। तो उनको क्या लगा कि उनको यहाँ पे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे, ठीक है। उनको ऐसा देखा कि यहाँ पे कमरे 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 हैं। अच्छा वो तुम में से किसी का दिमाग नहीं देखा, वरना सोचते कि खाली कमरे हैं ठीक है। तो यहाँ पे उनको ऐसे बहुत सारे कमरे 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 दिखे, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल, क्योंकि उनको यहाँ पे कंपार्टमेंट्स दिखे। तो उस समय जो कंपार्टमेंट्स होते थे उनको सेल बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तुमने सुना होगा, जैसे कोई अगर प्रिजन वाली मूवीज़ देखते हैं या प्रिजन ब्रेक किसी ने देखा होगा, तो उनमें वो जो जिन भी घरों में या कमरों में कैदी रहते हैं उनको सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इसको सेल्स का नाम दे दिया। और दूसरा जो मोनेस्ट्री में आपके मंक के रूम्स होते हैं उसको भी सेल्स ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैच क्या था कि ये जो थे ये डेड डेड थे सेल्स, ये लिविंग सेल्स नहीं थे। तो इसलिए इनकी सिर्फ सेल वॉल थी, इनके अंदर कुछ नहीं था। इनके अंदर ना साइटोप्लाज्म था ना प्रोटोप्लाज्म था, इनके अंदर कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये डेड सेल वॉल है, क्योंकि ये मरे हुए सेल्स उसने देखे थे, ठीक है। उन्होंने लिविंग सेल्स नहीं देखे थे। ये एक ट्रिक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि जो हुक है उन्होंने किस टाइप के सेल्स देखे थे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि उन्होंने डेड सेल वॉल देखी थी, उन्होंने लिविंग सेल्स नहीं देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका, अब क्या हुआ, अब एंटोन वेन लिवेनहुक आए 1674 में, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने लेंसेज को इम्प्रूव करा, इन्होंने 3x मैग्नीफिकेशन के जो लेंसेज है उनको इम्प्रूव करा, ठीक है, ताकि अब 300x पे हम लोग मैग्नीफिकेशन पे कोई चीज़ देख पाए। और सबसे पहले इन्होंने ही लिविंग सेल्स को देखा, ठीक है। और इन्होंने उनको स्मॉल एनिमल्स बोलना चालू करा, ठीक है। उस समय उन्होंने इनको स्मॉल एनिमल्स बोलना चालू करा कि छोटे छोटे एनिमल्स हैं। इन्होंने बैक्टीरिया देखा, इन्होंने प्रोटोजुआ देखा, इन्होंने स्पर्म सेल देखा, ठीक है, इन्होंने रेड ब्लड सेल देखा। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम जो थे आपके, ये आपके लिवेनहुक ने दिए थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले देखी सारी चीज़ें, और इनको इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपका घोषित करा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने माइक्रो लेवल पे जो हमारे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, उन सबको इन्होंने देखा और इन्होंने डिस्कवर करा कि भाई ये लिविंग होते हैं। ये आपके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये आपके सिंगल सेल्ड जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि भाई अभी भी आपके यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती थी आपकी कि जो अर्ली माइक्रोस्कोप थे, जो हुक ने यूज़ किए थे, उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थे आपके, जैसे पुअर मैग्नीफिकेशन था, ठीक है। इमेजेस उसमें सही नहीं दिखती थी, उस समय लाइटिंग बहुत डिम हुआ करती थी, स्ट्रेनिंग और कंट्रास्ट का उस समय कोई आपका सिस्टम नहीं था कि जिससे कि आपके सेल्स के अंदर के जो ऑर्गेनलीज हैं उनको किसी तरह से स्ट्रेन करा जाए या कलर करा जाए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या था आपका कि भाई प्रॉपर ग्लास की क्वालिटी भी उस समय अच्छी नहीं थी और इलेक्ट्रिसिटी लाइट का सोर्स भी नहीं था। इसकी वजह से जो सेल्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपका डिस्कवर नहीं करा गया, ठीक है। अब जो हमारे मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो आपके 1000x तक आ गए हैं, ठीक है। इवन आपके 2 लाख इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो 2 लाख x तक आपका देख सकता है, जिसकी वजह से हमें सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो हमें बहुत इजीली दिख जाती हैं। जैसे आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया। तो अब जो हमारे पास डायग्राम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गई इमेजेस हैं, डायग्राम्स हैं आपके, जो कि हमें बहुत एक्यूरेट इमेज पेंट करके बताते हैं एक सेल के अंदर की, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं आपके एनिमल सेल की तरफ, ठीक है। तो जो एनिमल सेल्स हमारे होते हैं, सबसे पहले हम एनिमल सेल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो एनिमल सेल्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारे 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं आपके, वो आपके मेजरली जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होते हैं। जो हमारे एनिमल सेल्स हैं ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मिलके हमारे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं और फिर हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती।
और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिससे कि प्लांट सेल को कलर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कि ऑर्गेनलीज क्या होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनलीज जो होती हैं ये आपके सेल के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये जो होती हैं आपके ऑर्गेनलीज ये आपके सेल के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, ये आपके बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं आपकी ये सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस जो होते हैं उसको परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर भी आपकी रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर भी आपका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये ऑर्गेनलीज आपकी सेल के अंदर परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, प्रोटीन बनाती है, वेस्ट रिमूवल करती है, और इनके अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। ठीक, अब चलो चलते हैं हम एक एक ऑर्गेनली के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास ऑर्गेनली है ये है हमारी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होती है आपकी, न्यूक्लियस जो होती है आपकी ये कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है या ये ब्रेन होता है आपके सेल का। ठीक है, अनलाइक स्टूडेंट्स का ब्रेन जैसे पढ़ते हुए ऑफ हो जाता है ना, ऐसे सेल का ब्रेन कभी ऑफ नहीं होता। ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑफ हो सकता है लेकिन सेल के अंदर का ब्रेन कभी ऑफ नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ब्रेन होता है आपके सेल का, जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी के सारे आपके फंक्शंस हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं आपके यहीं से आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कि आपका हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो डीएनए होता है हमारा उसके अंदर ही हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है इसको एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है, जो कि आपकी जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। ऐसी एक लेयर होती है आपकी, जैसे आपका न्यूक्लियस है ना, तो इसके अराउंड एक लेयर होती है आपकी जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब आते हैं आपके फंक्शंस कि भाई आपके न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है आपका ये स्टोर करता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी कि डीएनए को। ठीक है, ये सेल की सारी एक्टिविटी इंक्लूडिंग ग्रोथ ऑफ द सेल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, या फिर सेल से आपके प्रोटीन बनना है, प्रोटीन सिंथेसिस होना है, सेल में एक्सक्रीशन होना है, सेल में डाइजेशन होना है, जो भी चीज़ें होनी है, जो भी सेल की एक्टिविटी होनी है, वो पूरी की पूरी आपकी न्यूक्लियस से ही आपकी रेगुलेट होती हैं, डायरेक्ट होती है। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस जो है आपका ये ऐसे क्लास मॉनिटर की तरह है। ठीक है, कि हाँ करो, अब ये करो, अब वो करो, पूरी चीज़ें मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है ये बीच वाला पार्ट होता है जिसमें आपके राइबोसोम्स बनते हैं, ये राइबोसोम्स बनाने के काम आता है। राइबोसोम्स जो होते हैं आपके ये प्रोटीन सिंथेसिस में आपके काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है अब हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका ये अनदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली होती है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट होती है बट आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये पावर हाउस ऑफ सेल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, जैसे जो भी हमारे एनडी और सीडीएस एस्पायरेंट्स है इनका पावर हाउस मैगी और चाय है ना, तो वो जो मैगी और चाय तुम पीते हो वो यहाँ आती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया उससे आपकी एटीपी जनरेशन करता है, उससे आपकी एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका क्या करता है कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, यानी कि एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको आपका क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है आपकी, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है कि जो हमारे ब्लड में शुगर है, जो हमारे पास शुगर आई है, जो अभी तुमने चाय और मैगी से शुगर ली, ग्लूकोज लिया जो तुमने ना, स्टार्च होता है क्योंकि मैगी में भी मैदे से तो वो बनी होती है, चाय में आपकी चीनी डलती है। ठीक है, तो वहाँ से जो आपको ग्लूकोज और शुगर मिली है उसको वो एटीपी में आपका कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भाई जो आपके ज़्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे हमारे मसल के सेल्स होते हैं। ठीक है, जो बच्चे जिम करते हैं उन्हें पता होगा कि मसल बिल्डिंग के लिए कितनी मेहनत लगती है ना, ज़्यादा एक्टिव होते हैं वाले सेल क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है। तो इस वजह से वहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है ताकि आपको एनर्जी ज़्यादा मिल पाए वो हैवी हैवी वेट्स उठाने के लिए। तो आज अगर 2.5 किलो का वेट उठाया तो कल एक बार 5 किलो का उठा के देखना, तुम्हारे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी तुम्हारी मसल्स में।
ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, एक तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये आपका जो है पावर हाउस है, ये आपका एटीपी प्रोडक्शन करता है जो कि हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म जो है ये भी कई बार पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखना, ये होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ध्यान में रखना, ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है आपका कि ये क्या करता है, सेल को आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, क्योंकि बेसिकली इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपके सेल ने मीटर लगाया हुआ होता है ना बिजली का, कि कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी पावर हाउस कितनी एनर्जी के प्रोड्यूस करके सेल को दे रहा है, तो वो मीटर तो आपका ब्रेक ही हो गया होता अभी तक, अच्छा ही नहीं लगाया हुआ। ठीक है। तो ये जो है आपका ये मूवमेंट को, आपके ग्रोथ को, रिपेयर को होने के लिए एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सेल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। ये ऑक्सीजन को यूज़ करता है एनर्जी को ब्रेक डाउन करने में, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी होती है जिसमें आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एक होती है आपकी एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है हमारे पास ये है राइबोसोम्स। ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे, ये होते हैं, देखो इतनी पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए होते हैं। ठीक है। या फिर ये आपके ऐसे ही साइटोप्लाज्म में यूँ फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर हमको यहाँ से प्रोटीन मिल रहा है तो ये जिम वाले बच्चे प्रोटीन का शेकर लेके क्यों घूमते रहते हैं, ये क्यों बोलते हैं हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अंडे खाने हैं, पनीर खानी है, प्रोटीन पीना है। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो टाइप के प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, एक आपके होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं आपके नॉन एसेंशियल। ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं आपके, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एज इन कि जो हमारे को बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है। और ये जो हम बाहर से आपके अमाइनो एसिड्स ले रहे होते हैं, यही हम जो फॉर्म्ड प्रोटीन होता है जो हम बाहर के एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हो, वो वहाँ से मिलता है हमारे को। ठीक है। और जो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि बाकी का प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते लाइक अदर ऑर्गेनेलीज, मतलब कि इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ऐसे छोटी छोटी बॉल्स की तरह अपना फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है। देखो अब इनका फंक्शन क्या है कि ये जो है प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे सेल की ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। देन ये क्या करते हैं, ये आपके DNA का जो होता है, DNA से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। ठीक है। ताकि वो प्रोटीन्स को असेंबल कर सकें। ठीक है। देन उसके बाद में क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में काम करते हैं ताकि प्रोटीन को जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेज सकें। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उन वाली एरियाज़ में ज़्यादा होता है आपका जहाँ पे हमारे को ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी एनर्जी की, जैसे हमारे मसल के सेल्स होते हैं। ठीक है। तो जब तुम एक्सरसाइज करते हो, जब तुम जिम करते हो, तो उसमें क्या होता है तुम्हारा कि तुम्हारी मसल ब्रेक डाउन होती है। तो जब मसल ब्रेक डाउन होती है तो उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो जो प्रोटीन है आपका वो वहाँ पे भेजने का काम करता है आपका ये राइबोसोम्स। ठीक है। ये वहाँ भेजने का काम करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। पहले ये DNA के साथ में मिलकर DNA से इंस्ट्रक्शन लेगा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे ये चिपका हुआ भी रहता है, तो उसके साथ मिलकर ये आपका सही जगह पे, जिस जगह पे नीड है प्रोटीन की, उस जगह पे भेजेगा। अगर गलत जगह पे ये प्रोटीन भेज देगा तो एक्सेस किसी भी चीज़ की ख़राब होती है। तो इसीलिए जहाँ सही जगह पे भेजना है ये वहाँ सही जगह पे ही आपके प्रोटीन को भेजता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं हमारे, ये हमारे दो तरह के रेटिकुलम्स होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ आपका इस टाइप से दिखता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके देखो ये आपका राइबोसोम चिपका हुआ है, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर आपका कुछ नहीं चिपका हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, ये जो होता है ये क्या करता है कि राइबोसोम से आपका कवर्ड होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दोनों के दोनों का बेसिक फंक्शन जो है आपका वो ट्रांसपोर्ट करने का ही है, कि मतलब एक सेल से दूसरे सेल को, जैसे ये मेरा एक सेल है, ये मेरा दूसरा सेल है, तो मेरा जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेरा, ये क्या करेगा, इस एक सेल से दूसरे सेल को जो है ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये मटेरियल्स को मूव करने का आपका हेल्प करते हैं, दोनों का बेसिक फंक्शन ये होता है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली क्या करता है कि ये प्रोटीन प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में मेजरली हेल्प करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, ये लिपिड्स को बनाता है और डिटॉक्सिफाइंग जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से उन्हें निकालने के लिए ये काम करता है। ठीक है, दोनों के दोनों कर ट्रांसपोर्ट ही रहे। ठीक है, दोनों के दोनों है डिलीवरी बॉय ही, लेकिन जो ये वाला डिलीवरी बॉय है जो बाहर से थोड़ा सा रफ दिख रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। और ये जो दूसरा डिलीवरी बॉय है जो बाहर से थोड़ा स्मूथ और प्यारा सा दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लिपिड्स को बना रहा है। और ये क्या कर रहा है कि जो डिटॉक्सिफाई कर रहा है जो हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। अब किसी दिन अगर तुम कैफ़ीन ज़्यादा ले लोगे, कॉफ़ी ज़्यादा पी लोगे, आजकल स्ट्रेस हो रही होगी कि भाई एग्ज़ाम है, पढ़ाई करनी है, रात भर जगना है, तो कॉफ़ी पी रहे होंगे ज़्यादा, चाय पी रहे होंगे ज़्यादा, तो भाई उस कैफ़ीन को तुम्हारी बॉडी से निकालना भी तो है। तो वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा इस वाले रास्ते के थ्रू। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने का अलग प्रोसेस है, लेकिन एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफ़र होके वो जो निकलेगा बाहर, जो निकलेगा डिटॉक्सिफाई होगा, वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर उसको सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी क्या चीज़ करता है, ये राइबोसोम्स को प्रोटीन को बनाने में भी असिस्ट करता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस को आपका गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे आपका गोल्जी बॉडी भी लिखा होगा कई जगह पे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो गोल्जी बॉडीज़ होती है आपकी, ये कुछ इस तरह से आपकी दिखती है, और ये एक सैक होता है फ्लैटेंड मैम्ब्रेन बाउंड सैक्स का, मतलब कि जैसे पिचके वैसे सैक्स होते हैं एक साथ में ऐसे मैम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपका पैकिंग सेंटर ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पैकिंग करते हैं, कि भाई जैसे आपके फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वाले होते हैं ना, उनके स्टोर्स होते हैं, उनके पास कोई पैकेज आया वो उसे पैक करके फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये भी आपके वही पैकिंग का काम करते हैं। ठीक है, या फिर जैसे तुम्हारी टिफ़िन वाली आंटी होती है, वो पैक करके तुम्हें टिफ़िन देती है ना, तो इनका काम भी वही है कि ये डब्बा पैक कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे भेज नहीं रहे हैं उसको, ये डब्बा पैक कर रहे हैं। डिलीवर कौन कर रहा है उसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पैक कौन कर रहा है उसको, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं हमारे, जो कि अभी पीछे बने और पीछे आपके क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने और वहाँ से ये आपके ट्रांसफ़र हुए, तो ये उसको मॉडिफाई करते हैं, सॉर्ट करते हैं और पैक करते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास ए बी और सी टाइप का मेरे पास प्रोटीन है और लिपिड्स है, और मेरी डी लोकेशन पर ए चाहिए और मेरे एफ लोकेशन पर सी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इन तीनों का जो मिक्सचर बना हुआ है, इस मिक्सचर में से ए को अलग निकाल कर पैक करेंगे ताकि वो डी के पास जा पाए, और सी को अलग निकाल कर अलग डब्बे में पैक करेंगे ताकि वो एफ के पास जा पाए। अब जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल ये मानो कि तुम दो दोस्त हो। ठीक है, दोनों दोस्तों ने एक सेम ही डब्बे वाली आंटी से टिफ़िन लगा रखा है, लेकिन एक जो दोस्त है आपका ए, ये दोस्त क्या करता है, ये दोस्त आपका आलू नहीं खाता। ठीक है, और जो दूसरा दोस्त है वो आपका गोभी नहीं खाता, जो बी दोस्त है ये गोभी नहीं खाता। ठीक है, अब आंटी ने क्या करा, आंटी ने आलू और गोभी की सब्जी तो बना दी, आलू गोभी की सब्जी आंटी ने बना दी, लेकिन अब आंटी ने क्या बोला, जो उनका डिब्बा पैक करने वाला आदमी है, कि भाई तू ए के पास ना सिर्फ आलू दियो और बी के पास सिर्फ गोभी दियो। तो वो बैठ के क्या करेगा, वो पहले उसमें से छाटेगा, यानी कि सॉर्ट करेगा, आलू का अलग डब्बा और गोभी का अलग डब्बा, पहले उसको सॉर्ट करेगा, उसको उनमें से अलग करेगा, देन उसके बाद उसको इसमें पैक कर देगा। फिर जो आंटी का डिलीवरी वाला बंदा है, यानी कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास दे देगा कि भाई जा तू ये ए को दे दे और बी को दे दे, ए को आलू वाला दियो और बी को सिर्फ गोभी वाला दियो। ठीक है,
तो इस तरह से ये जो है आपका काम करता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये मटेरियल्स को आगे भेजने के लिए आपका प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, जिससे कि ये या तो सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाए, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाए, या फिर सेल से कंप्लीटली बॉडी के बाहर ही निकल जाए। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स जो होते हैं ये आपके सबसे सबसे बढ़िया मेरे को ऑर्गेनली लगती है ये, क्योंकि लाइजोजोम्स जो होते हैं ना, इनको आपका सुसाइड सुसाइड मिशन वाले पे निकले हुए होते हैं ये। इनको आपके सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेल के सुसाइड बैग्स भी बुलाए जाते हैं। तो ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगते हैं, क्योंकि इनका काम जो है सबसे बढ़िया काम है। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि वेस्ट मटेरियल को जो है उसको आपका डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और साथ ही में जो बैक्टीरिया हम इन्वेड हो रहे होते हैं ना, जो भी हम कहते हैं कि भाई हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट। तो वो बैक्टीरिया और वायरसेस कैसे डिजोल्व होते हैं, जो हमारे सेल के अंदर ये लाइजोसोम्स होते हैं, या आपके वाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो, वो उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं कि जब हमारा जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, या उस सेल को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो ये उस सेल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इनको ये बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि ये आपका सेल का गार्बेज डिस्पोजल की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो या तो आपके जो सेल के पुराने पार्ट्स होते हैं, जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया या वायरस इन्वेड कर रहे होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ में अगर सेल को इतनी चोट लग गई है कि वो सेल आपका रिपेयर नहीं हो सकता, तो उस सेल को भी ये डिज़ोल्व कर देंगे। ठीक है, ताकि वो बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, ये वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है, डैमेज सेल पार्ट्स को ब्रेक डाउन करता है, और आपका फॉरेन इन्वेडर्स को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा, ये सेल को क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। मतलब कि ये जो आपकी मम्मी वाला काम कर रहा है कि भाई अगर तुमने अपना कमरा फैला रखा है, तो ये आके कमरे को साफ़ करेगा पहले, फिर देन उसके बाद में तुमने जैसे अगर 4 दिन से खाना नहीं खाया कि मुझे एग्ज़ाम की टेंशन हो रही, मैं पढ़ाई करूँ पढ़ाई करूँ पढ़ाई करूँ, तो ज़बरदस्ती आके आलू के पराठे ठूस के जाएगा मुंह के अंदर। ठीक है, तो ये आपका मम्मी वाला काम कर रहा है कि ये सेल को एकदम क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, देन ये आपका जो सेल के अंदर का डाइजेशन होता है, रिसाइकिल होता है, रीयूज़ होता है मटेरियल का, उसमें भी ये आपका काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होती हैं आपकी, ये मेजरली हमारे प्लांट सेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, और उसमें बड़ी होती हैं। जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उसमें कि बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स जो होती हैं इनका काम क्या होता है, ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। मतलब कि ये आपके सेल के अंदर एक सेल है, ये जो सेल है हमारा, इसके अंदर पे एक छोटा सा सेल होता है ये आपका। तो इसके अंदर क्या होता है आपके कि ये आपकी एक स्टोरेज यूनिट और वेयर हाउस की तरह है। इसमें ये क्या करती है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सोर्स हो गया, तुम्हारे पास कोई न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा हो गया, तो ये अपने अंदर उसे स्टोर करके रख लेगी। या वेस्ट ऐसा हो गया कि भाई अभी तुम्हें वेस्ट डिस्पोजल का टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे तुम लगा लो तुम्हारे पास मल्टीपल डस्टबिन होती हैं। ठीक है, तो एक डस्टबिन तुमने भर दी कि यार मेरे को भी कचरा फेंकने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं इसमें डालता चलूँ, जब भर जाएगी तब फेंक दूंगा। तो उसी तरह से जो तुम्हारे वैक्यूल्स होते हैं, ये तुम्हारा गार्बेज भी अपने पास रखते हैं, और सिमिलर वे में ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी अपने पास भर के रखते हैं। जैसे भंडार गृह होता है ना, जैसे मम्मी लोग क्या करते हैं घर पे कि वो एक कनस्तर के अंदर ये गेहूँ आटा चावल सब पहले से भर के रख देते हैं, कि भाई जब ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी उस तरह से निकालते रहेंगे। तो वैक्यूल्स भी आपका सेम आपका उसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स जो होती है ये आपकी स्टोरेज यूनिट होती है बेसिकली, और वेयर हाउस होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि वाटर न्यूट्रिएंट और वेस्ट को ये स्टोर करता है। ये सेल की शेप और बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये आपके थोड़े रिजिड होते हैं, स्टडी होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि भरे हुए हैं अंदर, तो ये थोड़े से रिजिड होते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको भी सेल के बाहर मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास सेंट्रियोल्स। तो जो सेंट्रियोल्स होती हैं आपकी, सेंट्रियोल्स क्या होती हैं कि ये आपके स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हुए आपके कि छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो छोटे छोटे आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है,
और ये होते हैं हमेशा पेयरिंग में होते हैं, और ये सिर्फ आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हमारा सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपका सेल डिवीजन पढ़ेंगे और उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपके स्प्लिंडल फाइबर होते हैं ना, स्प्लिंडल फाइबर जो होते हैं आपके, वो सेंट्रियोल से ही आपके ओरिजिनेट होते हैं इन एनिमल सेल, या आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल में जो स्प्लिंडल फाइबर्स होते हैं आपके, वो सीधा साइटोप्लाज्म से ही ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, या आपका सेल डिवीजन के टाइम पे स्प्लिंडल फाइबर्स जो होते हैं आपके, वो सेंट्रियोल से ही आपके ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी आपके रिजिड होते हैं, ये उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये आपका सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, जो कि आपके क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है। ठीक है, देन ये आपका सीली और फ्लैजिला भी बनाने के काम आते हैं, जो कि सेल के मूवमेंट में आपका हेल्प करता है। ठीक है, जो सीली और फ्लैजिला होते हैं ना, ये तुम्हारे सिंगल सेल्ड एनिमल्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सीलिया जो होता है ये ग्रुप ऑफ स्मॉल 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 हेयर्स होता है। ठीक है, जो नाक के अंदर के बाल होते हैं ना तुम्हारे, वो भी सीलिया ही बुलाए जाते हैं। ठीक है, और जो फ्लैजिला होता है तुम्हारा, ये एक लंबी सी एक लंबा सा बाल होता है बस। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रियोल्स जो है वो हेल्प करते हैं बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब तुम्हारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो नॉर्मली माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ऐसे हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे लंबे लंबे तुम्हारे स्ट्रॉस की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपके प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और ये साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, यानी कि जो सेल का स्केलेटन है, यानी कि जो सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है। वरना सेल तो पिचक जाता, अगर इस सेल के ऊपर दूसरा सेल आया, तीसरा सेल आया, चौथा सेल आया, तो ये तो पिचक जाते, तो ऐसे फ्लैट फ्लैट से हो जाते। पर ये फ्लैट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये साइटोस्केलेटन का इसका पार्ट है। दूसरा, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया आपका, और जो बाकी के जो ऑर्गेनेलीज हो गई वो भी इसको शेप प्रोवाइड कर रही है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये भी इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, इसका मेन काम ही ये होता है कि ये शेप और स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा। देन ये तुम्हारे ऑर्गेनेलीज को मूव करने में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को मूव करने में हेल्प करता है, और पूरे सेल को ही इन टोटल मूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये भी करता है कि भाई ये ट्रैक करता है कि भाई सेल के अंदर मेरे पास मटेरियल पूरा है या नहीं है। ये भी तुम्हारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में कैसे हेल्प कर रहा है कि जो सेंट्रियोल्स है मेरे, ये जो मेरे सेंट्रियोल्स हैं ये भी तो मेरे माइक्रोफाइबर से ही बल्कि बने, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हैं। तो इसलिए ये अब तुम्हारा सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है, स्पिंडल फाइबर के जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्प कर रहा है, और ये भी तुम्हारा सीलिया एंड फ्लैजिला को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ बेटर हो सकता है या तुम्हें किसी और टॉपिक के ऊपर बात करनी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।